हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब। सफल बैच फॉर सीयूईटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राहुल अग्रवाल और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। लेक्चर नंबर 8 है। इसके पहले के जितने भी सेशंस हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं, मिस कर दिए हैं, जरूर याद से देख लेना। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं। पहला चैप्टर हमने कवर कर लिया है जिसमें हमने पढ़ा है चैलेंजेस। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो इसमें हमने 3 चैलेंजेस पढ़े हैं और फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि जो पहला चैलेंज था देश को यूनाइटेड रखने का, वो कैसे पूरा हुआ। फिर हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, तो इसमें हमने जो दूसरा चैलेंज था देश में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने का, वो कैसे पूरा हुआ ये देखा। अब ये है तीसरा चैप्टर, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो दोस्तों आफ्टर सॉल्विंग 2 ऑफ द 3 मेन प्रॉब्लम्स, तीसरी समस्या, तीसरा चैलेंज क्या बताया था, याद है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो तीसरी जो समस्या थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, वो अभी भी पूरी नहीं हुई थी सॉल्व। ठीक है, सो नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम वॉज टू बी फेस्ड। दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। भूखे पेट भजन ना होए, कहते हैं ना कि भैया पेट में तो कुछ नहीं है और बातें कर रहे हो डेमोक्रेसी की, इलेक्शन की, वोटिंग की, डेवलपमेंट की, पता नहीं क्या क्या, पेट में कुछ नहीं। देश की हालत एक तरीके से वैसी ही थी दोस्तों। मैं यहां पे कोई मजाक नहीं बना रहा, लेकिन उस समय जेन्युइन समस्या यही थी कि देश के ज्यादातर लोग जो थे वो गरीबी रेखा के नीचे थे, बिलो पॉवर्टी लाइन थे। 2 वक्त का खाना भी जुगाड़ करना बहुत ही बड़ी बात लगती थी। तो अब जब आपने 2 मेजर समस्याएं सॉल्व कर ली हैं, तो तीसरी समस्या सॉल्व करने का समय था कि भैया अब आगे कैसे बढ़ना है, देश को डेवलप कैसे करना है, डेवलपमेंट कैसे करना है देश का, लोगों की वेलबींग, लोगों का डेवलपमेंट, वो कैसे देखना है। ठीक है, ये सारी चीजें एक साथ, हम तो भले ही चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं कि चलो अभी प्रॉब्लम 1 कर लिया, 2 दिन बाद प्रॉब्लम 2 देख लेंगे, 3 दिन बाद प्रॉब्लम 3 देख लेंगे, बट क्या उस समय इतनी लग्जरियस लाइफ थी हमारे देश के राजनेताओं की? क्या उस समय इतना उनके पास समय था कि एक एक प्रॉब्लम को वो सॉर्ट करें? भैया उस समय सारी समस्याएं एक साथ सर पे आ गई थी। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे एक स्टोरी बताना चाहूंगा। बेसिकली शुरुआत हम कर रहे हैं उड़ीसा से। तो दोस्तों उड़ीसा जो है, यहां पे आयरन ओर काफी मात्रा में पाया जाता है। आयरन ओर जो है वो स्टील बनाने के काम आता है। स्टील बेसिकली आयरन ओर से बनता है, इतना समझ लो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और मैं कोई यहां पे साइंस नहीं पढ़ाने बैठा हूं, बस आपको इतना बता रहा हूं कि उड़ीसा में आयरन ओर काफी मात्रा में पाया जाता है, आयरन ओर से ही स्टील बनता है। ठीक है, अब उड़ीसा की सरकार ने जब यह देखा कि भैया हमारे राज्य में तो काफी सारा खजाना है आयरन ओर का, हमें तो इसका फायदा उठाना चाहिए, हमें देश विदेश के जो स्टील मेकर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो स्टील प्लांट लगाती हैं, उनको बुलाना चाहिए हमारे स्टेट में। और उन्हें बुला के हमें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें बोलना चाहिए कि हमारे स्टेट में जो आयरन ओर है आप इसका यूज करो, स्टील बनाओ और प्रॉफिट कमाओ, बदले में आप भी हमें कुछ दो। ठीक है, तो उड़ीसा सरकार ने ये सारी चीजें देखते हुए
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU, आपने बहुत कॉमन भाषा में सुना होगा कि उसने इसके साथ MOU साइन कर लिया, है ना। तो MOU होता है, उसकी डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आपको और ज्यादा कंफ्यूज करूं। तो ओडिशा सरकार ने जो बड़ी बड़ी स्टील कंपनियां हैं उनके साथ MOU साइन कर लिया, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जो भी उनकी मॉनेटरी टर्म्स में डील हुई होगी कि भाई वो स्टील कंपनियां ओडिशा को कितना पैसा देगी, क्या देगी, वो सारा हमें उसमें नहीं जाना है। बस आप इतना समझ लो कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया जिससे ओडिशा सरकार को पैसा मिल रहा है और वो स्टील कंपनियां हैं उन्हें आयरन ओर मिलेगा, और जिसका वो स्टील बनाएगी, स्टील बेचेगी और पैसा कमाएगी। तो सर इसमें आपने क्या नया बता दिया, इसमें आपने नया क्या बताया और आप ये बता ही क्यों रहे हो? तो दोस्तों मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आयरन ओर ओडिशा में जहां है, जिन जगह पे दबा हुआ है, वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं ओडिशा के, वो ऐसी जगह है जहां पे वहां के आदिवासी लोग रहते हैं, वहां के ट्राइबल लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, ठीक है। अब जब बड़ी स्टील की कंपनियां, जब बड़ी स्टील प्लांट्स इन आयरन ओर की खोज में जाएंगे वहां पे, तो उसके लिए उन्हें क्या करनी पड़ेगी? उसके लिए उन्हें माइनिंग करनी पड़ेगी, तभी तो आयरन ओर जमीन से निकलेगा। वहां पे उन्हें माइनिंग प्लांट सेटअप करने पड़ेंगे। तो उन जगह पे जहां पे ऑलरेडी वहां के रूरल लोग, गरीब लोग, ट्राइबल लोग रह रहे हैं, वहां जाके अगर आप ये सब करोगे तो उसके लिए आपको पहले उन्हें वहां से हटाना पड़ेगा ना। तो उन कंपनियों ने ये काम करना शुरू कर दिया कि भाई आप यहां से अपना घर खाली कर दो, हम इसको हटा के यहां पे माइनिंग के लिए काम करेंगे, हम बदले में आपको पैसा दे देंगे, आप दूसरी जगह घर बना लो। तो दोस्तों ये है डेवलपमेंट की कहानी इन शॉर्ट। एक तरफ है उड़ीसा की सरकार जो चाहती है पैसा कमाना, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके राज्य में आयरन ओर जैसा खजाना है। एक तरफ है स्टील की वो बड़ी बड़ी कंपनियां वो भी पैसा ही कमाना चाहती हैं, और इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार से MOU साइन कर लिया। लेकिन तीसरा हिस्सा, यहां की जनता, यहां के लोग, जिन्हें आप परेशान कर रहे हो आयरन ओर के लिए, ठीक है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? ये आप सभी को लग रहा होगा कि सर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप पढ़ा रहे हो। तो मैंने आपको जैसा एक्सप्लेन किया ना कि ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ये जो प्रॉब्लम्स थी ना, ये था मेन रीजन। ओडिशा सरकार का इंटरेस्ट, स्टील प्लांट वालों का इंटरेस्ट, जनता का इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और इसीलिए जरूरत किसकी पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट की, सरकार की। अल्टीमेटली सरकार को ही फैसला लेना होगा, पॉलिटिकल फैसला लेना होगा। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला ये जो हमारा टॉपिक था कि व्हाई डू वी नीड टू स्टडी द प्रोसेस। अब आपके मन में ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो देयर वाज अ सीरीज ऑफ मेजर डिसीजंस दैट टुक प्लेस जस्ट आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस. All of the decisions were bound together by a shared vision or model of economic development. The majority was in the favor of India's development, both economic and social sense. तो basically अब उस समय तो देश आजाद हो गया, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, इकोनॉमिस्ट,
है ना, काफी सारे मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आने लग गए। किसी का कहना था कि हमें एग्रीकल्चर पे फोकस ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ज्यादा लोग खेती किसानी करते हैं, तो हमें एग्रीकल्चर को डेवलप करने में ध्यान लगाना चाहिए। किसी का कहना था कि हमें इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, औद्योगिकरण पे फोकस करना चाहिए, जैसे कि बाहर मतलब यूरोप के देश, अमेरिका ये सब कर रहे हैं, तो हमें उस आधार पे डेवलपमेंट करना चाहिए, है ना। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज चल रहे थे, उस समय सरकार को फैसला लेना था। ठीक है, तो सरकार इस नतीजे पे पहुंची कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उसके साथ सोशल जस्टिस भी होगा। मतलब ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं और उसके लिए हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो सरकार ने यह बोला कि जब भी इस तरीके के केसेस आएंगे जहां पे जनता का इंटरेस्ट राज्य के इंटरेस्ट से अलग होगा, तो वहां मेजर हमें फैसला लेना होगा कि हमें करना क्या है। हम स्टील प्लांट वालों पे नहीं छोड़ सकते, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में डिसीजन लेना नहीं छोड़ सकते। तो यह तय किया गया कि इंडिया की जो भी डेवलपमेंट की नीति होगी आगे की, दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सरकार की दखलंदाजी उसमें होनी जरूरी है। इस चीज पे सभी की राय बनी। ठीक है, सो इट वॉज ऑल्सो अग्रीड दैट दिस मैटर कैन नॉट बी लेफ्ट टू बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फार्मर्स, एंड द गवर्नमेंट प्लेड अ की रोल इन इंश्योरिंग ग्रोथ एंड जस्टिस। तो ये जो फॉर्मूला है ये याद रख लेना, ये फॉर्मूला याद रख लोगे ना तो इस चैप्टर का एसेंस समझ जाओगे। और फॉर्मूला है डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, सो डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आएगी, जस्टिस भी साथ में होगा। ठीक है, नाउ हमारे सामने दो मॉडल्स थे उस समय, देश के सामने, भारत के सामने। देखो, जब भी हम घर बनाते हैं या हम कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल घर में हम पेंट करवा रहे हैं, तो हम अपने अड़ोस पड़ोस के 4 घरों को देखेंगे, अच्छा उसने ऐसा किया है, इसने ऐसा किया है, उसने अपनी बालकनी में ये कलर लगाया है, छत में ऐसा किया है, सीलिंग में वो किया है। 3-4 लोगों का देख के फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है ना। तो वही सेम चीजें हमारे साथ हुई। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय भी हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस लिया। उसी तरीके से डेवलपमेंट की पॉलिसीज बनाते समय भी हमारे सामने 2 मॉडल्स थे जो वर्ल्ड में चल रहे थे। उस समय वो कोल्ड वॉर का एरा था, अमेरिका और रशिया, यूएसएसआर, है ना। यूएसए एक साइड था, यूएसएसआर दूसरे साइड था। तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक टेंशन की स्थिति हमेशा बनी रहती थी, एक कोल्ड वॉर की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। ठीक है, तो उसको देखते हुए हमारे सामने भी 2 मॉडल्स थे। एक वो मॉडल जो यूएसए फॉलो करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल। समझाऊंगा ये क्या है। दूसरा वो मॉडल जो यूएसएसआर फॉलो करता है, जिसे हम कहते हैं सोशलिस्ट मॉडल। ठीक है, तो ये 2 मॉडल्स हमारे सामने थे और हमें चूज करना था कि हमें क्या करना है, या हमें इन दोनों को फॉलो नहीं करके हमारा एक तीसरा मॉडल लाना है। ये हमारे ऊपर था। ठीक है, तो सोशलिस्ट मॉडल में क्या होता है, आसान भाषा में समझो यार, बहुत आसान भाषा में। सोशलिस्ट मॉडल मतलब कि ऐसा मॉडल जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, सरकार का कंट्रोल रहता है। सरकार डिसाइड करती है कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। सरकार के हिसाब से मार्केट चलती है, आसान भाषा में। ठीक है, कैपिटलिस्ट, लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल जो अमेरिका में चलता है, उसमें यह होता है कि प्राइवेट प्लेयर्स को खुली छूट होती है, उसमें सरकार की दखलंदाजी बहुत कम होती है। उसमें प्राइवेट आदमी अपने आप से डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है। मार्केट जो है वो डिमांड और सप्लाई पे चलती है। जिस चीज की डिमांड ज्यादा है
उस पे काम चलता है। ठीक है, तो दो तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू आए। किसी का कहना था कि अमेरिका का मॉडल हमें फॉलो करना चाहिए, किसी का कहना था कि हमें रशिया वाला, यूएसएसआर वाला मॉडल फॉलो करना चाहिए। हमने दोनों को मिला के बीच का मॉडल बनाया जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी होंगे लेकिन साथ में जहां जरूरत होगी गवर्नमेंट की भी दखलंदाजी होगी। ठीक है, तो इन द सोशलिस्ट मॉडल द गवर्नमेंट इज द प्राइमरी एंटिटी and it decides on the products and services manufactured in line with the society's requirement। ठीक है, तो बेसिकली सोशलिस्ट मॉडल का मेन एम प्रॉफिट नहीं होता। सोशलिस्ट मॉडल का मेन एम होता है सोशल वेलफेयर, जनता के हितों की रक्षा। यहां पे हम ये नहीं देखते कि यार हमें क्या मैन्युफैक्चर करना चाहिए जो ज्यादा बिकेगा, जिससे ज्यादा कमाई होगी। नहीं, यहां यह देखा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज बनानी चाहिए जिससे जनता को दिक्कत ना हो, जनता को नुकसान ना हो, जनता के हित में हो। ठीक है, लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल में प्रॉफिट इज द मेन थिंग, वहां पे प्रॉफिट देखा जाता है। सपोज किसी चीज की कमी पड़ गई है और जनता चाहती है वो चीज मिले, लेकिन उस चीज को बनाने पे प्रॉफिट नहीं होगा, तो सोशलिस्ट मॉडल में वो चीज बनेगी, लेकिन लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल में वो चीजों को नहीं बनाया जाएगा क्योंकि प्राइवेट प्लेयर है। अब जैसे मैं हूं, मेरी अपनी एक कंपनी है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि अगर मैं ये चीज बनाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, तो मैं क्यों बनाऊंगा? मैं क्यों सोचूं देश के गरीबों का? मुझे क्या, मैं तो अपना प्रॉफिट सोचूंगा ना। लेकिन सोशलिस्ट मॉडल में क्योंकि सरकार करता धरता होती है तो सरकार को सोचना पड़ता है लोगों का भी, लोगों के लिए। तो ये दो मॉडल्स हैं प्राइमरीली, आसान भाषा में मैंने आपको बताया है, एक है सोशलिस्ट और दूसरा है लिबरल कैपिटलिस्ट। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच प्राइवेट एंटिटीज कंट्रोल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइवेट एंटिटी के हाथ में सारी चीजें होती हैं एंड दे इंक्लूड कैपिटल गुड्स, नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर एटसेट्रा। The production and consumption of goods and services is dependent on demand and supply। जिस चीज की डिमांड ज्यादा वो ज्यादा बनेगा भैया। ठीक है, this market forces dictate the capitalist form and the main motive is profit, is to earn a profit। ठीक है, so there is also a considerable lack of participation of the government in a capitalist economy। Under this system all the goods are produced by the private sector and the interference of government is negligible। आ गई बात समझ में? नोट्स भी लिखवा दिया, समझ गए लिबरल कैपिटलिस्ट में क्या होता है, सोशलिस्ट में क्या होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे, ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो वहां पे एक चीज और दी गई है, लेफ्ट और राइट पार्टीज। ठीक है, आमतौर पे आप सुनते भी होगे कि ये लेफ्ट पार्टी है, वो राइट पार्टी है, तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि देखो लेफ्ट और राइट पार्टी, सोशल चेंज की जब बात होती है ना, जब भी हम सोशल चेंज या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये अब यहां से देखोगे तो आपको मेरा लेफ्ट और राइट उल्टा दिखेगा। तो बेसिकली मेरा राइट है ये और मेरा लेफ्ट है ये। तो राइट पार्टीज और लेफ्ट पार्टीज में बेसिक अंतर ये होता है कि लेफ्ट पार्टीज दे वांट द सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट शुड बी मेड कीपिंग इन माइंड द पुअर एंड बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, गरीब पिछड़े उनको ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट की पॉलिसी बनाई जाए। These people were concerned for the poor. They wanted that such a system should be made so that the welfare of the people can be maximized। ये होती हैं लेफ्ट पार्टीज। राइट पार्टीज यानी कि वो पीपल who were in support of capitalism. They wanted that the policies of trade should be simplified and the rules of business should be simplified। Basically राइट पार्टीज चाहती हैं कि यार अब जो हो रहा है वो होने दो, समय के साथ फ्लो के साथ बढ़ो, जो चेंजेस आ रहे हैं आने दो। लेफ्ट पार्टीज चाहती हैं कि जैसा पहले था वैसे ही रहे, स्टेटस को बना रहे, बदले ना। यह है मेजर अंतर लेफ्ट विंग और राइट विंग पार्टीज में। ठीक है, तो यह भी थोड़ा सा हमने कवर कर लिया। नाउ प्लानिंग कमीशन आया, तो दोस्तों अल्टीमेटली ये डिसाइड हो गया कि भाई अब हमें क्या करना है, हमें मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ, यानी कि एक ऐसी इकोनॉमी चलानी है जिसमें सरकार की दखलंदाजी भी होगी लेकिन प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होगा। तो फिर यह डिसाइड हुआ कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो
5 ईयर प्लान्स के हिसाब से चलेगी। हर 5-5 साल में प्लान्स आएंगे। आपने पंचवर्षीय योजना सुना होगा, तो हर 5 सालों में प्लान्स आएंगे और उन प्लान्स के हिसाब से जो सरकार होगी वो 5 साल काम करेगी। ठीक है, तो उसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाई गई। प्लानिंग कमीशन को 1950 में सेटअप किया गया था एंड अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग 5 ईयर प्लान्स प्रिपेयर किए गए। 5 ईयर प्लान्स रिफर्स टू द डेवलपमेंट प्लान इन द कंट्री फॉर 5 ईयर्स। प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्म्ड टू प्रिपेयर दिस 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, सो प्लानिंग कमीशन को ये जिम्मेदारी, ये जवाबदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई कि आपको इन प्लान्स को प्रिपेयर करना है। लेकिन एक चीज यहां पे आपको बता दूं कि प्लानिंग कमीशन का जो रोल था वो एडवाइजरी रोल था, यानी कि प्लानिंग कमीशन जो भी बोलेगा जरूरी नहीं है उसको माना जाए। जब तक कैबिनेट उसको हां बोल के सहमति नहीं देगी, प्लानिंग कमीशन की बात नहीं मानी जाएगी। सो प्लानिंग कमीशन हैज एन एडवाइजरी रोल, नॉट अ बाइंडिंग रोल। प्लानिंग कमीशन का ऐसा नहीं था कि जो उन्होंने बोल दिया पत्थर की लकीर हो गई, नहीं, ऐसा नहीं था। ठीक है, सो इट्स चेयरमैन इज द प्राइम मिनिस्टर, ये याद रख लेना। अब देश में प्लानिंग कमीशन नहीं है क्योंकि मोदी सरकार ने 2014 में आते ही यह डिसाइड किया था कि अगले साल से देश में प्लानिंग कमीशन नहीं होगा और अगले साल से नीति आयोग देश में सेटअप हुआ था। ठीक है, सो नीति आयोग के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर ही हैं, ये याद रखना। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर ही हैं, ये ध्यान रख लेना, ये भूलना मत, पूछा जाएगा ये सारे सवाल। ठीक है, सो द प्लानिंग कमीशन वाज रीनेम्ड एज नीति, that is the National Institute for Transforming India, on 1st of January 2015. Now history of 5-year plans. तो basically guys, आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर अचानक से ये प्लान्स की बात कहां से माइंड में आ गई, कहीं तो देखा होगा, कहीं तो सुना होगा, है ना। तो वो जो दौर था ना इंडिया की आजादी का, वो साथ ही साथ दौर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था 45, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जापान, ठीक है, और जो बाकी देश जिनको वॉर का काफी नुकसान झेलना पड़ा था, तो हमारे देश ने देखा, इंडिया ने देखा कि भाई इन देशों ने वॉर के बाद किस तरीके से रीडेवलप किया है अपने देश को, सारा नुकसान कवर करके वापस से आज जापान देख लो कितनी तरक्की में है। ठीक है, तो उन देशों में प्लानिंग सिस्टम पे फोकस किया गया था। तो वहां से हमारे देश के नीति निर्माताओं ने सोचा कि भाई हमें भी प्लानिंग पे जाना चाहिए। सो द आइडिया ऑफ प्लानिंग एज अ प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग द इकोनॉमी अर्नड अ गुड डील ऑफ पब्लिक सपोर्ट इन द 1940s 50s। 1940-50 में ये चीज बेसिकली लोगों को भी समझ में आई कि भाई हाँ ये किया जा सकता है। देन उसके बाद एक बॉम्बे प्लान आया। सो वेरियस इंडस्ट्रियलिस्ट came together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in India. Basically जितने भी, जैसे स्टील प्लांट का एग्जांपल दिया ना, अब स्टील प्लांट का जो मालिक है वो कभी नहीं चाहेगा कि सरकार की दखल अंदाजी हो, वो ये चाहेगा कि मेरे हाथ में ही रहे, मैं पैसे के दम पे जो चाहे कर लूं। ठीक है, लेकिन बॉम्बे प्लान इंडस्ट्रियलिस्ट ही लेके आए थे। सो 1944 में एक मीटिंग हुई थी जिसमें यह डिसाइड किया गया कि भाई एक ऐसा प्रपोजल हम रखेंगे कि हम सरकार को कहेंगे कि एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी बने जिसमें गवर्नमेंट का भी रोल हो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट वाज सीन एज अ क्रूशियल चॉइस फॉर द कंट्री फॉलोइंग इंडिपेंडेंस एंड इंडिया लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ 5-year प्लान्स टू बिल्ड इट्स इकोनॉमी एंड अटेन द डेवलपमेंट। तो यहां से 5-year प्लान्स आने शुरू हुए। गॉट द पॉइंट? नाउ द आइडिया ऑफ 5-year प्लान, कॉन्सेप्ट क्या था? 5-year प्लान में था क्या? 5-year प्लान में था क्या? तो बेसिकली सिंपल था। आपने बजट सुना होगा, बजट आता है ना, हर साल बजट आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बजट आता है, राज्य सरकार का भी बजट आता है। बजट में लोग वेट कर रहे होते हैं, टैक्स का रेट गिरा कि नहीं गिरा, रेलवे की टिकटें कम हुई या नहीं हुई, लोग दिन भर टीवी चैनल के सामने बैठे रहते हैं ना। तो बजट बेसिकली क्या होता है? बजट एक स्टेटमेंट होता है, हर घर का बजट होता है ना कि भाई मुझे एक महीने में इतना खर्चा करना है, इससे ज्यादा खर्चा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वैसे ही सरकार का भी बजट होता है, भाई इतना बड़ा देश चल रहा है तो सरकार का भी बजट होगा। सरकार भी ये डिसाइड करती है कि मेरी इतनी आमदनी है, इतनी मेरी कमाई है,
और इतना मुझे खर्च करना है, इतनी मेरी एक्सपेंडिचर होगी। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान्स में क्या होता था कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स अ डॉक्यूमेंट विद ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, 5 साल के लिए। नाउ द बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, राज्य सरकारों के बजट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक नॉन प्लान बजट, एक प्लान बजट। और यह बोला गया कि नॉन प्लान बजट में वो चीजें आएंगी जो तुम्हारा डेली रूटीन का खर्चा है, सैलरी वैलरी जो भी चीजें हैं जो कि खर्चे होने ही हैं, तो वो सब नॉन प्लान बजट में आएगा। प्लान बजट में वो चीजें आएंगी जो प्लानिंग 5 ईयर प्लान्स में हमने बनाई है। तो बेसिकली ये डिसाइड हुआ कि 2 तरीके से आपको खर्चे करने हैं। एक तो आपको डेली बेसिस पे जो चीजें चल रही हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते वो खर्चे करने हैं, और दूसरा आपको खर्चा करना है लार्जर पिक्चर को देखते हुए प्लान के हिसाब से, जो हमारी 5 साल की दूरदर्शिता है, जो हमने सोचा है कि आने वाले 5 साल में हम ये सब करेंगे, तो वो खर्चा करना है। तो इस तरीके से डिसाइड हुआ कि 5 ईयर प्लान्स बनाए जाएंगे। पहले ही डिसाइड कर लिया जाएगा कि आने वाले 5 साल में हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, हम इतनी सड़क बनाना चाहते हैं, इतने हम इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, इतने हम बिजली के प्लांट, स्टील के प्लांट लगाना चाहते हैं, लोगों को हम ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं। जो भी चीजें हैं 5 साल की आप तय कर लो और फिर उस हिसाब से स्पेंड करो। तो इस तरीके से डिसाइड हुआ कि 5 ईयर प्लान्स जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो 47 की आजादी के बाद इतने सारे चैलेंजेस थे। ये तो आज हम 70 साल बाद पढ़ रहे हैं तो हमें काफी चीजें सही लग रही हैं, आसान लग रही हैं, और हम क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि उस समय ये क्यों नहीं सोचा, उस समय वो क्यों नहीं सोचा। लेकिन उस समय रह के देखो, जब तत्कालिक आपको फैसला लेना है, सही हो गया तो भी, गलत हो गया तो भी आपकी ही जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तो वो कितना मुश्किल समय था, कितना कठिन समय था, कितना कॉन्फ्लिक्ट का समय था जिसको गुजार के ये सारे फैसले लिए गए, आप इमेजिन कर सकते हो। देन फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकेंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान की क्या क्या खासियत है, क्या क्या बातें हैं, ये सारी चीजें और इस चैप्टर को एंड करेंगे अगले लेक्चर में। सो दोस्तों आज का ये सेशन हमारा होता है यहीं पे समाप्त। मिलता हूं आप सभी से अगले लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था 1951 में उसके क्या फीचर्स थे, सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कोई भी डाउट्स हो कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।